साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मंच पे बैठे सभी लोगों का परिचय करवा दूं। मैं राजीव रेव कुमार हूं। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट हूं और प्रोग्रेसिव सिंगर सोसाइटी का नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मेरी बगल में है श्रीमती अमृता सिंह जी है। अमृता सिंह जी लेट संजय चौधरी की वाइफ हैं। हमारी बगल में दादी जी हैं, जतिन मिश्रा जी, उनकी फैमिली से वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारी बगल में ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, इसको डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर जो हमारे साथी उससे मदद कर रहे हैं, एडवोकेट नदीमुद्दीन साहब हैं, दिल्ली के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट के पायनियर हैं डॉक्टर दुआ साहब, और हमारे साथी दिल्ली के युवा साथी और एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव जुगल चावला साहब हमारे बीच में। साथियों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों जो हमारे सी फेयरर्स हैं उनकी मौतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक आरटीआई से खुलासा हुआ कि पिछले लगभग 2 सालों में 20 से ज्यादा मौतें हाई सी पे, वेसल्स पे ऑन बोर्ड सी फेयरर्स की हुई हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। और बड़ी बात यह है कि जो हमारी शिपिंग कंपनीज हैं, तो जायंट शिपिंग कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, सी फेयरर्स के हितों का ध्यान रखने वाली जो ट्रेड यूनियंस हैं, मैरीटाइम ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरी जो ट्रेड यूनियंस हैं, और डीजी शिपिंग ऑफिस हेडक्वार्टर के जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, उनका जो नेक्सस है इन मौतों के लिए, वो जिम्मेदार है। और वो कैसे जिम्मेदार है, इसका खुलासा आज की प्रेस वार्ता में हम सब लोग करने वाले हैं। मैं आगे की बात को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती अमृता जी से निवेदन करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। अमृता सिंह जी। थैंक यू राजीव जी। सभागार में उपस्थित समस्त मीडिया बंधुओं को जो दैनिक समाचार पत्रों से आए हैं और विभिन्न चैनल से आए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आप सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नोबल कॉज के लिए आप सभी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। मैं लेट संजय चौधरी जो चीफ इंजीनियर थे मैसर्स एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी में, मैं उनकी वाइफ हूँ और लगभग 5 वर्ष पूर्व 17 अप्रैल 2018 को मेरे हस्बैंड की ऑन बोर्ड एंग्लो ईस्टर्न की एक शिप थे एमवी अटलांटिक ओलिव, उस पर शिप के क्रू मेंबर्स ने हत्या कर दी थी। हम लोगों को मतलब परिजनों को ये बताया गया कि हस्बैंड का जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन बाद में जब हमने बारीकी से उस चीज को देखा, क्योंकि 15 दिन तक मेरे हस्बैंड की बॉडी परिजनों को नहीं दी गई और वो उसको विदेश में ही लेकर के घूमते रहे। डेथ के 5 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया। एक केप वर्डे नाम का देश है, मोरक्को के पास डेथ हुई थी और वहां से 1206 किलोमीटर दूर जहाज पर 2 दिन तक उनकी डेड बॉडी को रखा गया और 5 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम मनमाने तरीके से कराया गया। तो शुरू में तो मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमें भी यही लगा कि हो सकता है हार्ट अटैक से ही डेथ हुई हो, लेकिन जब 15 दिन बाद उनकी 16वां दिन बॉडी आई तो हमने देखा कि बॉडी पर बहुत सारी चोटों के निशान थे, जिससे मुझे संदेह हुआ। हालांकि जब बॉडी घर पर आई तो शाम हो चुकी थी और चूंकि 15 दिन से पूरा परिवार दिन रात बाट जोड़ रहा था कि कब बॉडी घर आए और कब हम उसका अंतिम संस्कार करें, तो उस समय हम लोग इतना अधिक नहीं जानकारी ले पाए या हम लोग सेकंड पोस्टमार्टम नहीं करा पाए। और जो शिप मैनेजमेंट कंपनी का नोएडा ऑफिस का जो जनरल मैनेजर है राजीव कुमार, उसने ये कहा कि ये पोस्टमार्टम के निशान है, चोटें नहीं हैं। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा दिमाग पर हम लोग दिमाग का प्रयोग नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा सोच नहीं पाए इस बारे में, तो आनंद फानन में उसने कहा कि आप बॉडी को स्नान भी मत कराइए कि ये जो है ये इस पर
एम्बामिंग की गई है, और अगर आप इसको बॉडी को स्नान कराएंगे तो ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि दिमाग एकदम से सुन्न हो चुका था और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये इतना जोर हमें क्यों दे रहे हैं, तो आनंद फानंद में हमने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब हमने डेथ के बाद इनका सामान खोला तो देखा कि जो उनके सामान में इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो गायब थे, और जबकि उसमें जो इन्वेंट्री लिस्ट रखी थी सामान के साथ, उस इन्वेंट्री लिस्ट में वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उसका उन्होंने उल्लेख किया हुआ था कि ये सब रखे हुए हैं। हमने उनसे पूछताछ करनी शुरू की तो उन्होंने हमें इधर उधर के जो आंसर्स थे वो देने शुरू कर दिए, और किसी भी बात का वो कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। हमने मेल्स भी भेजी तो मेल्स में भी वही कि हाँ ढूंढ रहे हैं, और लास्ट में आप ये देखिए कि आने के मतलब लगभग 1 महीने बाद, दाह संस्कार के 1 महीने बाद उन्होंने कहा हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो सामान नहीं मिला। हमने जो उनका लेटर आया था, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन फैमिली के लिए था, डेथ नोटिफिकेशन, उसका जब अध्ययन किया तो ये पाया कि वो 4.5 घंटे तक जीवित थे। यानी कि हमसे झूठ बोला गया कि विदिन 25 मिनट्स हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, जबकि लेट संजय चौधरी जीवन और मृत्यु के बीच 4.5 घंटे तक जूझ रहे थे। फिर हमने इनसे जब पूछताछ की, हमने कहा आप हमें मेडिकल लॉग बुक की कॉपीज दीजिए। तो मेडिकल लॉग बुक में जो उन्होंने दवाओं का उल्लेख किया था वो नॉर्मल डोजेस से बहुत ज्यादा दवाएं थी, और कुछ दवाएं ऐसी भी थी जिनका हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं था। हमने इसी क्रम में इस विषय पर एक जांच के लिए रिक्वेस्ट की हमारे एमपी साहब से, जनरल वीके सिंह साहब से जो गाजियाबाद के एमपी हैं। उनके पत्र पर सीबीआई ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की, और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कुछ माह तक चली और उसको भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये डेथ नेचुरल डेथ है। इसमें मैं एक विशेष बात उल्लेख करना चाहूंगी कि जो सीबीआई ने ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, ये एम्स के डॉक्टर हैं जो फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डॉक्टर हैं। पूर्व में सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में उन्होंने यू टर्न लिया था, और उनकी टेम्परिंग के केस में वो सस्पेंड भी हुए थे। बाद में उनको हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था, और सबसे ज्यादा जो हाल ही का विवादित और चर्चित हत्याकांड हुआ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस, उसके भी वही मेन डॉक्टर थे जिन्होंने ये कहा कि ये पहले बोला कि ये हत्या है और बाद में बोला कि ये स्वाभाविक मृत्यु है, ये सुसाइड है। हमारे केस में बाद में जब सीबीआई रिपोर्ट हमको मिली तब हमको पता लगा कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने केवल फोटोग्राफ्स के आधार पर ये कंक्लूड कर दिया कि ये मृत्यु जो है ये प्राकृतिक मृत्यु है, नेचुरल डेथ है। जबकि आप भी जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर, स्पेशली अगर फॉरेंसिक डॉक्टर है, तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स का अध्ययन जरूर करेगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल किस कारण से ऐसा किया या किस तरह से, किस ऑब्लिगेशन के तहत इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया और एक गलत रिपोर्ट दी, ये ईश्वर ही जानता है। ये रिपोर्ट बंद हो गई, लेकिन हमें चूंकि इस बात का पूर्ण विश्वास था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे बीच में अभी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे अभी एंटर हुए हैं, डॉक्टर आदर्श मिश्रा जी। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज खड़े हो जाएं और अपना परिचय दें। ये डॉक्टर साहब जो हैं, इनके संपर्क में मैं आई अपनी एक मित्र के माध्यम से। डॉक्टर साहब ने, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, इन्होंने हमें पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देख करके आश्वस्त किया कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, और ये जो भी रिपोर्ट सीबीआई के माध्यम से इसमें एफआईआर लगाई गई है बिल्कुल गलत है। हमें अपनी बात को बल मिलता देखा, क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे वो पूरी तरह से हत्या को इंगित कर रहे थे। इसी बीच 2021 में हमने गाजियाबाद में थाना कबीरनगर में एक एफआईआर दर्ज कराई सेक्शन 302 में, और बाकी भी बहुत सारे सेक्शंस लगे हुए हैं। तो उसी क्रम में जब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो मेरे हस्बैंड का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था ये स्टेट मेडिको लीगल सेल ऐशबाग लखनऊ भेजा गया, और वहां पर एक जो यूपी का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड है, फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड, वहां 3 डॉक्टर्स के बोर्ड ने ये कहते हुए उसमें अपनी अंतिम मंतव्य अंकित किया
कि ये मृत्यु स्वाभाविक या नेचुरल डेथ नहीं है, लेकिन कार्यवाही शून्य है। मेरे केस में इसलिए कार्यवाही हुई कि मैं उसको बराबर परस्यू कर रही थी, लेकिन अभी जो दोनों परिवार हैं, जतिन और शिवम के परिवार, ये लोग कोशिश में हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कंपनियों को कोई नोटिस या पूरा दिन कोई ड्यूटी पे रहते हैं, आने के बाद जो नोटिस क्या है? FIR हुई जी। हमें शिकायत है तो अपनी सरकार से शिकायत है। अब सरकार हमारी सुध क्यों नहीं लेती? शिपिंग मिनिस्ट्री काहे के लिए बनी है? प्रधानमंत्री 20 घंटे काम करते हैं, 20 मिनट हमें दे दे, 10 मिनट दे दे। ये जो रेस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनको अगर आप ज्वाइंट रूप से जाकर मिले कोई सुनवाई नहीं होती। 1.5 साल से सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट तक नहीं देते वो मिलने। हम एडिशनल सेक्रेटरी साहब से मिले थे, अपॉइंटमेंट मैंने लिया था, टेलीफोनिकली रिक्वेस्ट किया कि बाकी परिवार भी मेरे साथ आने चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया, बाकी कोई नहीं आएगा। हालांकि फिर भी हम जबरदस्ती गए, हमने अपने MP साहब के माध्यम से पास इशू करा लिए, क्योंकि सेम बिल्डिंग में ट्रांसपोर्ट भवन में ही मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे MP जनरल साहब हैं, और इन्हीं सेम बिल्डिंग में ही शिपिंग मंत्रालय भी है। तो हम उनके माध्यम से घुसे हैं, और तब जाकर के एडिशनल सेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न उनका ये था कि इनको किसने बुलाया? आपको बुलाया था, आप अपनी बात करिए, हम नहीं सुनेंगे। और उसके बाद जाइए कोर्ट में जाइए। हाँ, तो क्या ये माना जाए कि जो जिस फैमिली में भागने दौड़ने वाले या अप्रोच रखने वाले लोग नहीं हैं, उसके साथ कभी भी इंसाफ नहीं होगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर मैं इतनी सजग ना हो, या कानून की मुझे इतनी समझ ना हो, या नदीमुद्दीन साहब ने जिस तरह से मुझे हेल्प किया है, मशवरा दिया है, मेरे साथ अगर कोई ऐसा सही व्यक्ति ना हो, या राजीव जी जैसे हमारे सहयोगी ना हो, तो शायद ये बात आज सरफेस पे नहीं आती। आम आदमी तो आप भूल जाइए, ये जो बेचारा ये जिसका बच्चा नहीं मिला है, मिसिंग है बॉडी, आज तक शिपिंग मिनिस्ट्री ने कोई उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, और सैकड़ों प्रार्थना पत्र गए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। आप उनसे अगर फोन पे भी बात करेंगे, जब 10 दफा फोन करेंगे, 1 दफा उठाएंगे, कहेंगे मैं मीटिंग में हूँ। तो और मीटिंग साल दर साल चलती रहती है। 5 साल से मीटिंगें चल रही है, लेकिन 5 साल से कुछ क्या नहीं। सिस्टम में खराबी मानी जाए, या सरकार देखिए, सारी चीजें जो हैं वो PMO से चलती हैं। अगर PMO ऑफिस जो है सख्त होगा, आम जन की सुनवाई करेगा, या सोचेगा कि भाई इस तरह के लगातार मौतें हो रही हैं और हमें इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई गाइडलाइंस जारी होगी तो सुनवाई नहीं होगी उसकी, फौरन उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन परेशानी ये है कि वहां से कोई गाइडलाइंस जारी होती ही नहीं। शिप मैनेजमेंट कंपनी भेड़ बकरियों की तरह जो है आम जनता को मार रही है, उस तक पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा तो किस बात पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा? ये बताइए भाई, आप किसी की हत्या किए दे रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई उसके नियमों का अनुपालन नहीं, तो कहां सुनवाई होगी? किसकी सुनवाई होगी बताइए? मैं मुक्त कंठ से कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी है, नीति विकास की है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी गुड, बट द ओनली थिंग इज ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। गवर्नमेंट खुद नहीं आती, गवर्नमेंट ने इसीलिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है कि वो डिपार्टमेंट समस्याओं का निवारण करे, लेकिन डिपार्टमेंट सुनने को राजी नहीं है। तो मेरी जो नाराजगी है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं है। आपकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं है। मैं गवर्नमेंट के प्रति उनका आभार व्यक्त करती हूं। आपको लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ये सारा मामला सिर्फ सिस्टम में गड़बड़ी है? सिस्टम में गड़बड़ है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के पास इतने सारे पोर्टफोलियोज हैं उनके अंडर में, उनके पास में भी समय नहीं हो सकता, या ये सब कुछ इस तरह के नक्शे पेश करते हो। एक सवाल रहेगा। अभी आपने PC के दौरान कहा था कि इतने स्कैंडल है, उसमें ड्रग्स भी इंक्लूड आपने किया था। तो अगर देश का मुखिया इन तमाम चीजों से बेखबर रहेगा तो शिपिंग के जरिए तो बड़े बड़े मामले भी हो सकते हैं, फिर आतंकवाद भी हो सकता है। कह रहे हैं 90% वर्ल्ड का जो ट्रेड है, जो जितना भी माल का आवाजाही है, वो शिपिंग कंपनीज के माध्यम से, मर्चेंट शिपिंग के माध्यम से ही हो रही है। और देश में सबसे बड़ा जो फॉरेन करेंसी आने का माध्यम है वो भी मर्चेंट शिपिंग ही है। लेकिन मेरा पुनः फिर अनुरोध है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसको बहुत ही संजीदगी से इसका संज्ञान लें, और जो दोषी शिपिंग कंपनी है उसका लाइसेंस टर्मिनेट करें, एक एग्जाम्पलरी एक्शन ऐसा ले लें। जो सबसे बड़ी कंपनी है, अगर उसको एक बार शिकस्त मिल गई
तो डेफिनेटली जो छोटी कंपनियां हैं वो इस तरह के अवैध व्यापार या मानव व्यापार नहीं करेंगी। और खास तौर से जो ये MUI लूसी वगैरह जो यूनियन है, ये जो दलाली का काम कर रही है बड़े पैमाने पर, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। PMO से कम एक ऐसी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि जितनी यूनियंस हैं ये अपना काम जो है सच्चाई से ईमानदारी से कर रही है या दलाली कर रही है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके समीक्षा अधिकारी कौन है, उन समीक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए कि इनके द्वारा जो ये इलीगल काम किए जा रहे हैं, यानी कि ये देख लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें बीमे के कॉलम में डाल रखा है MUI IBF, यानी MUI को बीमा कंपनी बना रखा है। जब उसमें हमने RTI डाला तो वहां से जवाब आया कि नहीं, हम बीमा कंपनी नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब बीमा कंपनी MUI नहीं है तो शिप मैनेजमेंट कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉलम में जो है MUI IBF कैसे लिख दिया? मतलब इसकी कोई समीक्षा ही नहीं होती। यानी मिनिस्ट्री में जो है सारे सोए हुए हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री में क्या कर रहे हैं बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी? मतलब जो एक पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से यहाँ से आदमी बाहर जाएगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन होंगे तो उसकी समीक्षा कौन करेगा, वो कुछ भी नहीं देखा जाता। मतलब एक तरीके से मजाक बना के रख दिया पूरे सिस्टम का। अच्छा, एक चीज और है कि आपको यह उम्मीद है कि जैसे मीडिया में आज जाएगा और कल आएगा तो क्या PM साहब या PMO ऑफिस इस पे एक्शन लेगा? भाई चौथा स्तंभ भी अगर नहीं लगा पाया तो कुंभकर्ण ही रहेंगे, फिर तो कुंभकर्ण ही हो गया मामला। चौथा स्तंभ तो एक ऐसा स्तंभ है वो कुंभकर्ण को भी जगा दे। सबसे ज्यादा दोषयुक्त आप कौन सी मिनिस्ट्री को कहना चाहेंगे और किस? शिपिंग मिनिस्ट्री, और विदेश मंत्रालय। शिपिंग मिनिस्ट्री इसमें जो है दोषी है, और विदेश मंत्रालय का भी क्योंकि रोल रहता है, जो भी बाहर कंट्री में जाते हैं विदेश मंत्रालय का रोल रहता है, तो विदेश मंत्रालय भी इसमें पूरी तरीके से दोषी है। क्यों सुनवाई नहीं करते, क्यों समीक्षा नहीं करते अधिकारियों की? जो पीड़ित हैं उनके प्रार्थना पत्र 5-5 साल से तुम्हारे पेंडिंग पड़े हैं और आप उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे। क्या मजाक बना रखा है आपने? ये भ्रष्टाचार का तालमेल कर रही है। ये भ्रष्टाचार का तालमेल तभी टूटेगा जब ये आप मीडिया कर्मी हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। जब तक आप आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे मतलब ये भ्रष्टाचार का तंत्र टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्या सर सुन रहे हैं आपकी बात को? PMO ऑफिस में कई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिपिंग मंत्रालय आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो क्या अभी लड़ाई इस तरह तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बल्कि मैं एक उदाहरण बता दूं। एक साहब जो है बार-बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। एक साहब जो बार-बार DG शिपिंग मुंबई में जो है फोन कर रहे थे, तो DG शिपिंग जो है वो मतलब परेशान होकर के क्या कहते हैं, वो पूछता है कि सर मैं आपसे बात नहीं करूं तो किससे करूं, मैं क्या करूं? तो उनसे DG शिपिंग ये कहते हैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो, मर जाओ। इससे ज्यादा शेमफुल क्या बात हो सकती है कि जिस आदमी का व्यक्ति मतलब सदस्य मरा हुआ है वो DG शिपिंग को अप्रोच कर रहा है, तो DG शिपिंग कह रहा है, उनसे पूछा जा रहा है मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। उससे ये कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। क्या नाम? मेरा पीछा छोड़ो। DG शिपिंग का नाम बताएंगे आप? DG शिपिंग पीछे जो तत्कालीन रहे हैं, नाम क्या था उनका? अमिताभ कुमार। अच्छा, इस दौरान किसी मिनिस्टर से आपके पास आप लोग गए अपनी बात रखने के लिए? जो पिछले मिनिस्टर थे शिपिंग मिनिस्टर, उनके पास भी गए, सोनोवाल के पास, और अब वर्तमान में जो है इनके पास गए। आपसे मैं मिली, मनसुख मांडविया साहब का कहना था आपके हस्बैंड इतनी ही उम्र लिखा के लाए थे, आप जय श्री कृष्णा बोलो और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे सामने उनके जो कृत्य हो रहे थे, अभी क्योंकि मैं मंच पर हूँ सरकार की, अभी मैं भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हूँ, नहीं बोल सकती, लेकिन मनसुख मांडविया साहब ने बजाय मेरी बात सुनने के, मैं किसी MP के साथ ही गई थी, महिला MP हैं, मैडम ने बोला कि इनकी बात सुनिए, उसका निराकरण कीजिए, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा बोलो, सब निराकरण हो गया। आपके हस्बैंड इतनी ही आयु लिखा के लाए थे, जय श्री कृष्णा। क्या ऐसे मिनिस्टर से कोई ऐसी छोटी बात की, हल्की बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसकी मिनिस्ट्री से संबंधित कोई कार्य, कोई गुहार लगाने के लिए वहां पहुंचा आदमी, और वो भी जेन्युइन कॉज के लिए, उसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा? शेमफुल है। क्या कहते हैं, किसका दबाव रहा होगा इनके ऊपर जिसकी वजह जो शिप मैनेजमेंट राशि आर्थिक मेरे सामने उस समय जो हो रहा था, क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं आ रही थी, उनके कार्यालय में उस समय कई लोग बैठे हुए थे
और जो बातें हो रही थी वो मैं ना मेंशन करूं तो बेटर होगा। स्क्रैप की डीलिंग हो रही थी, आप खुल के बताएं। स्क्रैप बेचने की डीलिंग हो रही थी मेरे सामने। कोट छूटने की बात हो रही थी कि कोट डालिए, अरे इनका चेंज करो, चलो दोबारा कोट डालो, कोटेशंस डालो और फलां से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हूँ, मैं समझती हूँ इन निशातन बातों को। उसके बाद क्योंकि मैं बिल्कुल आंखों में खटक रही थी तो उन्होंने मुझे श्री कृष्ण का नाम लेने का परामर्श दिया। चलिए, मैं तो श्री कृष्ण का नाम जरूर लेती हूँ क्योंकि वो धर्म के साथ थे, मैं धर्म के साथ ही लड़ना चाहती सरकार क्या हूँ। भगवान विरोधी चल रही है? जी, ये सरकार के भगवान विरोधी चल रही मैं है। सरकार को दोष नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन व्यक्ति विशेष की इस व्यवहार को जरूर बताना चाहती हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हूँ, ना मैं किसी के दबाव में हूँ। हो सकता था कि मैं ना बोलती, मैं सोच के आई थी कि मैं ना बोलूं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की घटिया, गिरी हुई और निम्न दर्जे की सोच बता रही हूँ। एक महिला को ये कह रहा है कि आपके पति इतनी उम्र लिखा के लाए थे, जाओ श्री कृष्णा बोलो, shame on him। और आज इससे भी बड़ा मंत्रालय उनको गिफ्ट में दे दिया गया। अब आप क्या बोलें? अभी आपका आखिरी एक्शन क्या होगा इस कार्यक्रम देखिए, अभी हम लोग 90% जीत चुके हैं, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे फेवर में हैं और एक ईमानदार अधिकारी की रिपोर्ट मेरे फेवर में, जिसने कंपनी को दोषी मानकर सस्पेंड किया है। मेरा एक अनुरोध है और मेरा अगला कार्य यही है कि एक एग्जाम्पलरी एक्शन इस पर्टिकुलर शिप मैनेजमेंट कंपनी और MUI और मूसी के खिलाफ हो। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य अब रहेगा। हस्बैंड तो अब नहीं लौट करके आएंगे, बट कम से कम एक श्रद्धांजलि स्वरूप कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले। जो लोग मरे हैं, जो लगातार मर रहे हैं, ये सोच करके आप मीडिया कर्मी सोचिए जरा कि अगर आपके परिवारों में से एक एक मरा होता तो आपकी क्या सिचुएशन होती? मरा भी ऐसा नहीं, जवान लड़का, जो जवान बच्चे हैं, 20 साल का, 22 साल का बच्चा मर रहा है, और जो अपनी फैमिली में अकेला है, उसके माँ बाप को क्या हालत होगी? एक जतिन मिश्रा, उसकी माँ तो समझ लीजिए पागल हो गई है। दादी आई है, मदर उसकी आने की स्थिति में नहीं है। उनके साथ और भी बड़ा हादसा हुआ, तो 1.5 साल में दोनों बच्चे खत्म हो गए। आप लोग अगर इसे अच्छे से ऊपर पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपको भी जो है उसका वो करेगा। इस कंपनी का लाइसेंस टर्मिनेट फॉरएवर हो, इसके जितने मल्टीपल लाइसेंसेस हैं सबका टर्मिनेशन हो या नहीं। इसके कम से कम लाइसेंस तो कैंसिल होने चाहिए। इसके गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रही है, मतलब इतनी डेथ होने के बाद एक सवाल रह गया है। हाँ, बताइए। क्या इसमें कंपनसेशन का कोई मामला भी था क्या? अभी इसमें पूरी बात हमने बताई है कि ये इंश्योरेंस और कंपनसेशन को लेने के कारण ही मारते हैं। मेरे हस्बैंड हांगकांग फ्लैगशिप के ऊपर थे। इसमें नियम ये है कि जो हांगकांग या जिस भी कंट्री के रजिस्टर्ड जहाज के ऊपर जो भी व्यक्ति भारतीय हो काम करेगा, उसको उसी देश के नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। और उस नियम के अनुसार मेरे भुगतान की राशि जो थी वो काफी हैवी थी, मतलब जो मुझे मिला उससे कम से कम 6 गुना 7 गुना ज्यादा। और आज तक हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए हुए, तमाम RTI डाल दी। शिपिंग जो मंत्रालय है, जो DDG शिपिंग है, उनका ये कहना है कि भाई वो हमें नहीं दे रहे तो हम आपको क्या दें।